ये जो विपक्षी हैं, ये विपक्षी घटक दल हैं, इनको जो है देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, देश में अमन चैन स्थापित रहे इससे मतलब नहीं है, देश के लोगों का विकास हो इससे मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने इंडिविजुअल विकास से मतलब है। चाहे देश जाए भाड़ में, हमारे जवान जाए भाड़ में, देश के नागरिक जाए भाड़ में। मोदी जी बिजी थे, अमित शाह जी बिजी थे शपथ ग्रहण में। एक दो दिन में उसका रिजल्ट भुगतेगा पाकिस्तान। अब इंतजार करिए, उसके घर में घुस के मारेंगे। पहले की जो सरकारें थी वो मालूम है कैसे जवाब दिया करती थी पाकिस्तान को? हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, बस खत्म मामला। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर दहल उठा है। माता वैष्णो देवी जा रहे श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकी हमला हो जाता है और जो गैंग है, खासकर देश में एक लिबरल गैंग जो इस पे पूरी तरीके से चुप है। रफा में कुछ होता है, ऑल आइज ऑन रफा तो वो कह देते हैं, लेकिन ऑल आइज ऑन कश्मीर क्यों नहीं कहते? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना में जिनका देहावसान हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है, मेरी संवेदना है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब चुनाव के समय पाकिस्तान कहता है कि भारत में मोदी की सरकार नहीं बननी चाहिए, कांग्रेस की सरकार अच्छी है। पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ करता है और वहीं पे जिस दिन देश में नए प्रधानमंत्री का इस 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और उसी समय देश में इतना बड़ी, जिसे कहते हैं जिसकी निंदा कितना भी की जाए कम है, ये घटना हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक इंटर कनेक्शन को दर्शाने का काम इस घटना ने किया है। सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ जो है गोलियां चल रही जम्मू कश्मीर में, तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। हम इत्तेफाक समझे या साजिश समझे? कहीं ये जो विपक्षी हैं, ये विपक्षी घटक दल हैं, इनको जो है देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, देश में अमन चैन स्थापित रहे इससे मतलब नहीं है, देश के लोगों का विकास हो इससे मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने इंडिविजुअल विकास से मतलब है। चाहे देश जाए भाड़ में, जो है हमारे जवान जाए भाड़ में, देश के नागरिक जाए भाड़ में। और ये सिर्फ यही घटना नहीं है मान्यवर, इससे पहले भी मुजफ्फरपुर दंगा, तमाम उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, लेकिन आज योगी राज में देखिए, कोई उठा करके बताइए कोई दंगे हुए? कहीं ना कहीं। और अभी भी पूरा का पूरा जो है विपक्षी घटक दल पूरा प्रयास करने का काम कर रहा है। एक जो है इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव हार जा रहा है और एक जो है खालिस्तान की मांग करने वाला एक समर्थक जो जेल में बैठा हुआ अमृतपाल जेल से बैठे बैठे जीत जा रहा है। ये क्या है देश में लोकतंत्र? ये कहते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में है। हमारा फिर वही सवाल वही आता है, फिर अगर ये साजिश है तो किन लोगों का इसमें हाथ हो सकता है? क्योंकि एनआईए तो जांच कर रही है और फिर देखना दिलचस्प होगा जांच में क्या कुछ सामने आता है। चुनाव के समय पाकिस्तान कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? चुनाव के समय पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी का शासन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान जो है राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इशारा आप समझ गए होंगे। मैं जो है मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। और एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी चर्चाएं चल रही, बहुत से लोग कह रहे हैं पीओके की बात होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं अब बात होनी चाहिए। अभी एक दिन दो दिन पहले मैं नहीं कह रहा था, क्योंकि सरकार नहीं बनी थी, लेकिन सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, अब जो है एक कैबिनेट बैठे और पीओके की भी बात हो। लेकिन सिर्फ पीओके की बात क्यों हो? बात कराची की भी हो, बात जो है सिंध की भी हो, बात ननकाना साहब की भी हो। क्योंकि यदि एक पीओके की बात आप कर रहे हैं तो आपको उस पर क्या कहते हैं कि तो ही होगा ना। पीओके में जो लोग रह रहे हैं, जब आप पीओके भारत का हो जाएगा तो या तो वो लोग कहेंगे कि भाई हम भारत में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन आज भी बहुत सारा ऐसा सुनने को मिलता है कि पीओके के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हम क्यों ना मैसेज दें कि हम सिंध को मिलाना चाहते हैं, हम कराची को मिलाना चाहते हैं, हम ननकाना साहब को मिलाना चाहते हैं। और ये जब सारे लोगों को मिलाना चाहते हैं, ये लोग खुद आकर के कहते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, फिर पाकिस्तान की क्या औकात? आज एक छोटा सा पीओके कह रहा मिलना चाहते हैं, लेकिन जब कराची भी चर्चा छिड़े ना सर, कराची भी कहने लगे, सिंध भी कहने लगे, ननकाना साहब भी कहने लगे, फिर पाकिस्तान की क्या औकात? और आने वाले दिनों में देखिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो भारत का विरासत था और भारत की विरासत आज भले ही मान लीजिए कुछ छिन्न भिन्न हुआ है, लेकिन कभी इतिहास के पन्ने
में धूल नहीं, सिर्फ इतिहास के पन्ने मिटते नहीं, उस पर सिर्फ धूल जम जाती है। और जब हम धूल जो है साफ करते हैं तो फिर वही पन्ने में जो लिखे चीज़ हो याद आते हैं। आने वाले दिनों में हमारी जो पूरी विरासत थी भारत की वो आएगी। और इसी पे मैं अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से पाकिस्तान को एक बार फिर आगाह करने का काम करता हूँ कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुस्तानियों की खोपड़ी, छुपने की जगह नहीं पाओगे, छुपने की जगह नहीं पाओगे। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो। और कुछ चंद जिहादियों के बल पे हथियार लोगे कश्मीर, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पलता है तो हमारे यहाँ बच्चे से बूढ़े तक राष्ट्रवाद पलता है। तुम्हारे यहाँ तोप से बारूद निकलता है तो हमारे हर जवान का सीना आग उगलता है, तो हमारे यहाँ हर जवान का सीना आग उगलता है। हम वो नहीं जो भीख मांग कर जीते हैं, हम तो वो हैं जो अपने पौरुष के बल पर दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था, 16 दिसंबर 1971, जब तुम्हारे 93,000 सैनिक हमारे देश के जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे। याद करो वह दिन जिस दिन हमारे जवानों ने तुम्हारे जवानों का आत्मसमर्पण करवाया था, तुम्हारी ही सीमा में घुसकर तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ, आतंकवाद छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम हिंदुस्तानियों को जेल नहीं पाओगे, नहीं तो हम हिंदुस्तानियों को जेल नहीं पाओगे। और अपने ही हाथों अपने ही देश में तिरंगा झंडा लहराओगे, तिरंगा झंडा लहराओगे। पाकिस्तान याद कर ले तू, 71, 65, कारगिल, ये भारत जब तक चुप है तब तक चुप है। क्या लग रहा है एक बार फिर से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तमाम स्ट्राइकों की जरूरत पड़ गई है? पीओके पे, आतंकी संगठनों पे भारत को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए? मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, मैं तो महा सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूं। अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब महा सर्जिकल स्ट्राइक की बारी आ गई है। पीओके को भारत में मिलाने की बात कर रहे हैं, यानी अखंड भारत का जो सपना जो पूर्वजों ने देखा था, एक बार फिर से आप चाहते हैं, उन सपनों को दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है इस टर्म में, मोदी सरकार में, ये सपना आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में पूरा हो सकता है? क्योंकि अब जो है पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले भाजपा की नहीं है, गठबंधन की सरकार। देखिए बहुत बड़ी बात है सर, अटल जी ने युद्ध को न्योता नहीं दिया था, युद्ध को न्योता कारगिल पाकिस्तान दिया था, पाकिस्तान ने घुसपैठियों को भेजा। और आज ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे देश में शपथ ग्रहण हो रहा है और ऐसी घटना हो रही है, ये कहीं ना कहीं इस पे यदि आप आक्रामक होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के लिए गलत बात नहीं है। भाई हमारे देश में शपथ ग्रहण हो रहा है और तुम जो आकर के जो है यहाँ हमारे जो है क्या कहते हैं देश के लोगों को आतंकवादी हमले करके मार रहे हो, क्या ये तुम गलत नहीं कर रहे हो? पाकिस्तान ने गलत कदम उठाया तो उसके लिए, उसको दंड देने के लिए भारत को यदि कोई ठोस कदम उठाना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है? और देखिए जो आप कह रहे हैं ठोस निर्णय, अटल जी की सरकार 2099 से 4-5 साल गठबंधन, उससे पहले 13 महीने गठबंधन, 13 दिन गठबंधन। अटल जी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चलाए, लेकिन अटल जी ने परमाणु बम का परीक्षण करके पोखरण में पूरे विश्व को एक मैसेज देने का काम किया कि भले ही हमारी गठबंधन की सरकार है लेकिन हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं है। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए सर, इच्छा शक्ति है तो गठबंधन की सरकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं एक अंतिम लाइन कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि जो होता अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है कि मतलब मेरी मानता हूं कि और बहुमत होनी चाहिए, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो भी कोई गलत नहीं हुआ यदि दृष्टिकोण सकारात्मक हो। एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण सकारात्मक है। ये जो 10 साल से राग अलाप रहे थे कि मोदी जी 2014 में 19 में 10 साल से ईवीएम से जीत रहे हैं, इस बार भी ईवीएम से जीतेंगे, अब कह रहे हैं कि हम जीते हैं, मोदी जी हारे हैं, मोदी जी को तो भीख में मिल गया जो है जीत, ये तो कह रहे हैं हम ही जीते हैं ना, बार बार विपक्ष चाहिए हम ही जीते हैं। और जब तुम जीते हो और मोदी जी इससे पहले ईवीएम में घोटाला करके जीतते थे, तो तुम ये क्यों नहीं कहते कि इस बार ईवीएम में घोटाला हमने किया है? लेकिन इस बार तो तुम कह रहे हो कि हमको जनादेश मिला है। तो जब तुम्हारी सीटें बढ़ी तो जनादेश, और सीटें घटी तो जो है क्या कहते हैं मोदी जी ईवीएम से घोटाला करके जीते। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने मतलब जो है वो बौद्धिक लेवल पे उनका विकास नहीं है। तो ईवीएम पाक साफ हो गया है, एकदम हो गई। और यही मैंने कहा अच्छा हुआ ना, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे भले ही वोट भाजपा को देते थे, लेकिन मन में उनके भी शंका थी कि ईवीएम से जीत रहे हैं, और विपक्षी समर्थक को भी तो था ही, पूरा का पूरा था।
लेकिन अब विपक्षी समर्थक को भी लग गया कि मोदी जी को जनादेश मिल रहा था। ये कहीं ना कहीं इस बार जो मैसेज देने का काम किया जनता ने कि मोदी जी जो इतने प्रचंड बहुमत से जीत रहे थे, ये जनता उनको जिता रही थी, और यही मैसेज जो है अगली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खाद बनने का काम करेगा ये मैसेज। पाकिस्तान की तो शुरू से ये आदत रही है। यहाँ पे शपथ ग्रहण हो रहा था, उसने वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया। कोई बात नहीं, मोदी जी बिजी थे, अमित शाह जी बिजी थे शपथ ग्रहण में। एक दो दिन में उसका रिजल्ट भुगतेगा पाकिस्तान। अब इंतजार करिए, उसके घर में घुस के मारेंगे। आप पहले भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान की शुरू से ये रहा है, ना जिएंगे ना जीने देंगे। वो शांति से रहता ही नहीं है, वो ऐसी तरह ही करता रहता है। क्या लग रहा है अब जो भारत जो है अब भी उसी तरीके से जवाब देने के लिए सक्षम है पाकिस्तान को जो 10 साल पहले था? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, अब भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं रहा पहले की तरह। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं क्या ना, वो पहले की तरह सशक्त ही रहेंगे, पहले की तरह, पहले से ज्यादा समझौता किसी भी रक्षा के मामले में, देश हित के मामले में ये सरकार किसी भी तरह से समझौता नहीं कर सकती। लेकिन पहले की जो सरकारें थी वो मालूम है कैसे जवाब दिया करती थी पाकिस्तान को? हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, बस खत्म मामला। सरबजीत को नहीं लेके आ पाते, लेकिन ये अभिनंदन को लेके आ जाते हैं, और उनकी टांगे कांप रही थी। पाकिस्तान हिला हुआ था, पाकिस्तान की जो सरकार थी वो हिली पड़ी थी। अगर हमने इनको अभिनंदन को नहीं वापस लौटाया तो वाकई पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और पड़ती उसको। उनका एहसास हो गया था पूरा, और उन्होंने ये बहुत ही समझदारी वाली बात करी जो उन्होंने अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस किया।